नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ में हो रही मुठभेड़ की। आपको याद होगा कि करीब 10 दिन पहले एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के पीछे आतंकी संगठन आईएसआई की साजिश की बात कही थी और इसके बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन तब सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस बयान का मुखौल उड़ाया था और ये कहा था कि यूपी में किसी भी तरह के खौफ का माहौल नहीं है। लेकिन आज हुई इस मुठभेड़ ने मुख्यमंत्री की दावों की हवा उस वक्त निकाल दी जब उन्हीं की पुलिस और एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में संदिग्ध आतंकियों को एक मकान में घेर लिया। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चल रही गोलीबारी में आतंकी को जिंदा पकड़ने के लिए मिर्ची बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सैफुल्लाह नाम का एक आतंकी जख्मी हुआ है। सैफुल्लाह आईएसआईएस का एजेंट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में छापेमारी के दौरान पकड़े गए एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद सैफुल्लाह का सुराग मिला। पुलिस इन आतंकियों के तार आज सुबह भोपाल रतलाम पैसेंजर में हुए धमाके से भी जोड़कर देख रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने भी धमाके को आतंकी हमला करार दिया है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या यूपी आतंकियों का यहां पर जाल फैलता जा रहा है? आखिर कहां से जुड़े हैं आतंकियों के तार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी सुरक्षित है? राजधानी के ठाकुरगंज इलाके में संदिग्ध आतंकी मुठभेड़ से सनसनी फैल गई। यह मुठभेड़ तकरीबन 4 बजे के आसपास शुरू हुई। संदिग्ध आतंकी ने AK-47 से फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध को जिंदा पकड़ने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई। खुफिया जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने संदिग्धों को घेर लिया, जिसके बाद आतंकियों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले गोलीबारी ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए और वो अकस्मात से नहीं, पुलिस ने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। करीब 10 दिन पहले चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आशंका जताई थी और इसके बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को निशाने पर लिया था। लेकिन तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी के इस बयान का मखौल उड़ाया था और दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में खौफ का माहौल नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने क्या मदद की है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए? अगर 1 रुपए की भी मदद की हो तो बता दो। और हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कम से कम हमें देने का काम करना। लेकिन अखिलेश यादव के दावे की हवा मंगलवार को उस वक्त निकलती दिखाई दी जब उन्हीं की पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को एक मकान में घेर लिया। संदिग्ध के पास AK-47 राइफल बताई जा रही है। करीब 20 कमांडो इस ऑपरेशन में शामिल रहे। आतंकियों और पुलिस के बीच 2 घंटे से ज्यादा समय तक गोलीबारी चलती रही। पुलिस आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश में लगी रही। हम लोग को एक सूचना दोपहर में मिली थी कि इस स्थान पे एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि आतंकवाद के केस में इन्वॉल्व है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पे एक रेड की गई। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई। और हमारे पास ये भी पूर्व सूचना है कि इस व्यक्ति के पास में वेपन्स हैं अंदर और एमुनिशन भी है। हमारा प्रयास ये होगा कि हमारे पास जो कमांडोज हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड कमांडोज फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो वो अपनी जो टेक्टिकल उनकी नॉलेज है उसके अनुसार ऑपरेशन करें और उसको जितनी जल्दी हो उसको रेस्क्यू करके बाहर लाएं और उससे पूछताछ करें। आईएसआई का एजेंट बताए जा रहे एक आतंकी का नाम सैफुल्लाह बताया जा रहा है। कानपुर में छापेमारी में पकड़े गए एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद उसका सुराग मिला था। पुलिस इन आतंकियों के तार आज सुबह भोपाल रतलाम पैसेंजर में हुए धमाके से जोड़ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी धमाके को आतंकी हमला करार दिया है। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम दौर के लिए कल वोट पड़ने हैं। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। या तो इस मुठभेड़ के दौरान सैफुल्लाह नाम का एक आतंकी जख्मी हुआ है। हालांकि उसको जिंदा पकड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सैफुल्लाह आईएसआईएस का एजेंट बताया जा रहा है।
आपको बता दें कि कानपुर में छापेमारी के दौरान पकड़े गए संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद सैफुल्ला का सुराग मिला। पुलिस इन आतंकियों के तार आज सुबह भोपाल रतलाम पैसेंजर में हुए धमाके से भी जोड़कर देख रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी धमाके को आतंकी हमला करार दिया है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या यूपी में आतंकियों का जाल फैल रहा है, आखिर कहां से जुड़े हैं आतंकियों के तार, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी सुरक्षित है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से। लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। अनिला सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार नाथ सिंह जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। ओंकार जी, आपका भी बहुत स्वागत। लखनऊ से तीन खास मेहमान हैं। जगदेव सिंह यादव जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ में प्रवक्ता भी हैं। जगदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। AL बनर्जी साहब हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। बनर्जी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले AL बनर्जी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज राजधानी में जो भी नजारा देखने को मिला है, आतंकियों के इस यूपी कनेक्शन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो नज़ारा आज देखने को मिला है वो जैसा कि प्रेस रिपोर्ट के अनुसार है और जो ADG लॉ एंड ऑर्डर ने जितना बताया है उसके आधार पर ही है, पूरी जानकारी नहीं है। मगर आपने जैसा बताया और जो प्रेस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कानपुर में एक आतंकवादी पकड़ा गया या एक व्यक्ति पकड़ा गया, संदिग्ध था जी। और उसकी निशानदेही पर या उससे जो जानकारी मिली उसके आधार पर ठाकुरगंज इलाके में ATS की टीम गई पूछताछ करने, ढूंढने या उसको देखने, और उसके बाद से वहां पर ये वाकया जारी है। क्या ये माना जाए बनर्जी साहब कि उत्तर प्रदेश में आतंकियों का जाल अब फैलता जा रहा है? आखिर कौन वो लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं? देखिए, ये कहना कि जाल फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी मैं नहीं दे सकता यहाँ पर बैठकर, क्योंकि इस विषय में मैं अब 2 वर्ष से मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है जी। मगर इससे पहले की बात मैं ये बता सकता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल पुलिस हो या कोई भी स्टेट हो, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ आतंकवाद बढ़े या आतंकवादी गतिविधियां वो हों। हम लोगों ने एक ATS जो है वो कायम ही इसलिए किया गया था कि आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखा जा सके और उससे हम लोग बच सकें। आपने देखा होगा कि कोई बहुत मेजर घटना इधर यूपी में नहीं हुई है। वैसे अब ये कहा जा रहा है कि कानपुर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना न होके एक आतंकवादी घटना है। उसकी विवेचना NIA द्वारा की जा रही है। वो आगे किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्या उनको मिलता है, जब वो निष्कर्ष इत्यादि सामने आ जाएगा तब हम बता सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। हम कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसको लेकर सियासत भी खूब देखने को मिली थी। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज राजधानी लखनऊ में जो आलम देखने को मिला है उसके बाद निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि क्या आतंकियों की पैठ मजबूत होती जा रही है? कौन लोग हैं जो इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को प्रश्रय देने की कोशिश कर रहे हैं? आज की मुठभेड़ पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। अक्षय जी, जैसा कि अभी बनर्जी साहब ने बताया, मुझे भी टेलीविजन से ज्ञात हुआ और थोड़ा बहुत जब घर से चल रहा था तो टीवी पे आ रहा था कि ठाकुरगंज में फायरिंग हो रही है और कुछ आपके इस समाचार पत्र पर जो आपकी स्टोरी थी उससे पता चला। इसलिए मैं इस बारे में बहुत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसा दिखाई पड़ रहा है जी, उससे ये दिखा है कि ATS ने बहुत ही प्रॉम्प्टनेस के साथ काम किया है और मध्य प्रदेश से चाहे कहीं से भी उनको जानकारी मिली हो, वहां से जानकारी लेके उन्होंने कानपुर में संदिग्ध को गिरफ्तार करके उससे इतने थोड़े समय में इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुराग प्राप्त कर लिया और वहां पे फायरिंग चल रही है। देखिए क्या नतीजा होता है। तो मुझे विश्वास है कि हर हालत में वो कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल वास्तव में एक बहुत ही तो तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त ओंकार नाथ सिंह जी हो रहा है और लगातार कोशिश इस बात की है कि कम से कम इस आतंकी को जिंदा पकड़ा जा सके ताकि ये पता चल पाए कि आखिर मकसद उसका क्या था, कौन लोग थे। इसलिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ATS का टाइम भी इसीलिए लग रहा है कि वो जिंदा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप ही के इस माध्यम से पता चला है कि एक व्यक्ति घायल भी हो गया है और वो चाहते हैं कि वो जिंदा पकड़ा जाए। तो सवाल इस बात का है कि आतंकवाद का तो हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर यहाँ कहाँ से हो रहा है इतना।
क्योंकि जो अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले 8-9 लोग पकड़े गए थे जो भारतीय जनता पार्टी से उससे सोशल मीडिया से संबंधित थे, उसमें एक ध्रुव सक्सेना उनका जो पदाधिकारी था वो भी पकड़ा गया है। हो सकता है कि वो पहले से वहां पे आके उन्होंने वहां जाल बुना हो और वहीं से कार्रवाई शुरू की हो, लेकिन अभी इस पे कहना बहुत जल्दबाजी होगी और इसको देखना चाहिए। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और दूसरी और सरकारें जो इसमें संबंधित हैं और राज्य सरकारें सबको मिलकर इस ऑपरेशन को करना चाहिए। अनिला सिंह जी, इस वक्त चुनावी गहमागही में उत्तर प्रदेश में कल अंतिम चरण का मतदान होना है, उससे पहले इस तरह की आतंकी गतिविधि होती है तो ये इस सवाल खड़े करती है। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन जो है, पुलिस जो है, अब उसको थोड़ा सा फ्री हैंड मिल रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि अब हम, क्योंकि आचार संहिता भी लग गई है और सरकार का टेन्योर भी मुश्किल से 4-5 दिन का रह गया है, तो कहीं ना कहीं वो फ्री हैंड अपने आप को देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। दलजीत चौधरी जी हो चाहे वो असीम अरुण जी हो, दोनों ही बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, कर्मठ अधिकारी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इन लोगों को जानती हूँ, तो इनकी कार्यप्रणाली पे हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। देखिए, पुलिस जो फोर्स है वो प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनका पूरा एक तंत्र होता है। ऐसा नहीं होता कि उन्हें पता नहीं चलता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। मुश्किल हो जाती हैं चीजें, परंतु ये भी हम जानते हैं कि पुलिस जो है वो 20 फुट जमीन में से खोद के भी निकाल के लेके आती है। अभी ओंकार जी ने बोला भी कि भाई ठीक है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने इनपुट दिया और यहाँ की पुलिस ने उसको बहुत ही क्विकली उस पे एक्ट किया, तो तारीफ दोनों ही स्टेट की पुलिस की करनी चाहिए, क्योंकि उनका हौसला बुलंद रहना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर एक चीज में याद, आप कहेंगे कि इसका राजनीतिकरण करी, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, पुलिस फोर्स को बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ इस चीज से, क्योंकि वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। परंतु समाजवादी पार्टी के चाहे वो पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव जी रहे हों और चाहे प्रेजेंट मुखिया अखिलेश यादव जी रहे हों, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि टाइम एंड अगेन इन्होंने जो टेररिस्ट ग्रुप है उनकी पैरोकारी की है। आप याद करिए कि अभी 2012 का जो किस्सा है उसमें भी इन्होंने अहमद हसन साहब जो इनके मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा कि सिम्मी से जो बैन लगा है वो हटा देना चाहिए था, या आजमगढ़ के जो 2 लड़के जिनका नाम बाटला हाउस में आ गया था एनकाउंटर में, उनको पकड़ने का था, तो उसमें भी पैरोकारी करवाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी के पास पहुंचे थे। या मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, क्या इन्होंने बहराइच में एक पिटीशन नहीं डाली थी कि मैंने लिखा हुआ है उनका नाम, शाहिद बद्र जो एक टेररिस्ट थे सिमी के, कि भाई इनको रिहा कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है शह देती आई है इस प्रकार की एक्टिविटीज को। जगदेव सिंह यादव जी, व्यक्तिगत कारण हो सकता, गंभीर सवाल है ये अनिला सिंह जी की तरफ से। अनिला सिंह हमेशा ये राजनीतिक बात करते हैं, बीजेपी लोग हैं, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है, जनमानस सुरक्षा सवाल, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई प्रारंभ कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश में आतंक पकड़े जाए, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे बिहार में, चाहे यूपी में। आतंकवादी उसको किसी पार्टी से जोड़ के देखना या किसी नेता की बात करना मेरे सरासर शरारत है, गलत है। राजनीति इस तरह की निचले स्तर पर जाके राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, आप इसको नकारेंगे कि अहमद हसन साहब ने 2012 में ये बोला था कि मामला केंद्र का है, गृह मंत्रालय से गृह मंत्रालय जुड़ा हुआ है, ये केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रदेश सरकार को उसमें सहयोग करनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, ये प्रदेश की सुरक्षा सवाल है, जनमानस सुरक्षा सवाल है, इस पर राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। आतंकवादी है, न किसी पार्टी को उसकी मदद करनी चाहिए, न किसी पार्टी का है, वो देश का द्रोही है, देश का दुश्मन है, उसके लिए वही होना चाहिए जो कानून की व्यवस्था में है, और किसी तरह को राजनीति करना ये किसी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये जो सुरक्षा है सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तर्क वितर्क होना चाहिए कि आखिर किस तरह से हम अपने सूबे को, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें सबके सहयोग की जरूरत है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जगदेव सिंह जी, लेकिन तकरीबन आज से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब कानपुर में जो रेल हादसा हुआ था, जब उसका कनेक्शन जोड़ा था ISI के साथ में, कहा था कि एक साजिश थी, हादसा नहीं था, तब मुख्यमंत्री ने भी मखौल में उड़ा दिया था कि ये राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसी तरह का खौफ नहीं है।
कानून व्यवस्था पर सवाल उत्तर उठाया प्रदेश में खौफ नहीं है। नहीं, ये कानून व्यवस्था का सवाल उठाना चुनाव के टाइम पे, ये तो मोदी जी हमेशा कोई न कोई नाटक करते हैं। अगर इनसे कोई एक्टिंग करना सीखना चाहे तो बड़ा एक्टर बनिए। और इनको तो कायदे से फिल्म में जानी चाहिए, राजनीति नहीं आना चाहिए। कानून व्यवस्था जहाँ तक है, मुख्यमंत्री जब से आए टोटल प्रयास किया कानून व्यवस्था ठीक हो। बोलने दीजिए, आप अपने तौर पर बोलिए। ये तो बड़ी खराब बात है। बीजेपी के लोग आते हैं, इनको पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, ये क्या ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप अपने बोलिए ना, ये क्या तरीका है? अरे तरीका नहीं, आप समझिए, आप इतने सीनियर हैं और आप जो है ऐसी बात कर रहे हैं, आपको यही फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद क्या है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो प्रदेश में है वो क्या है। चलिए ठीक है अनिला जी, मैं आऊंगा आपके पास। जगदेव सिंह जी मैं आपके पास भी आऊंगा। रामेश्वर पांडे जी करते हैं और अपनी देखिए, अपनी कहानी देखिए, दूसरे फूटी मत देखिए। ठीक है सर। रामेश्वर पांडे जी, अभी अनिला सिंह जी ने एक सवाल उठाया कि जो यूपी की पुलिस है अब वो फ्री हैंड हो चुकी है, बात करते रहते हैं। तो अब तक क्या किसी तरह का कोई दबाव था जो इशारा करने की कोशिश अनिला सिंह जी की तरफ से की जा रही है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही थी अब तक? मतलब नहीं, अनिला सिंह ये कहना चाहती हैं कि वो पुलिस आतंकी को जानती थी, जो आज कहा जा रहा है। और चुनाव के आखिरी चरण तक जब पुलिस को लग गया, आखिरी चरण है, तो उस पुलिस ने जाके छापा मार दिया। ये जिम्मेदारी बयान नहीं है। आज भोपाल, आज ट्रेन में विस्फोट हुआ भोपाल में, वहां की पुलिस ने कुछ डिटेक्ट किया। उसके बाद कानपुर से उसके सूत्र मिले और कानपुर में जो पकड़ा गया उसने लखनऊ को सूचना दी। तो आज फ्री हैंड नहीं हो गया, आज एक घटना हुई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, पहली बात। दूसरी बात कि किसी घटना में हम इतने जल्दी फैसला नहीं देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी कहूंगा कि कानपुर की जो ट्रेन विस्फोट की है, ट्रेनों में विस्फोट यह एक आतंकवादी वारदात है। इसके लिए जितना प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, जिस प्रदेश में आती है, उससे कहीं ज्यादा केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है, क्योंकि चुनाव है तो उस पर फेंकना है। मैं ये जरूर कहूंगा कि चूंकि तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं कि पुलिस के हाथ बंधे हुए रहे हैं और पिछली सरकारों में सामने आए, जवाहर कांड हो, मतलब मथुरा का कांड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों का हो, तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो एक परसेप्शन ये बनता है, अवधारणा बनती है। लेकिन कम से कम इस घटना में आज कम से कम राजनीतिक नजरिए से इस घटना को नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, ये देश के सामने सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है और स्लीपर सेल, ये आईबी की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट है कि अगर पूरे देश में आतंकवादी स्लीपर सेल्स हैं, केरल में है, महाराष्ट्र में है, तो यूपी भी एक बड़ा है, यहाँ भी रहेंगे, वो उसी का पार्ट है। और अगर इसे डिटेक्ट किया जाता है कहीं, तो सारे लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी को, उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर पुलिस के हाथ न रोके जाए किसी प्रदेश में, तो मैं मानता हूं कि पुलिस के हाथ रोके जाते हैं तभी पुलिस कटघरे में खड़ी होती है। नहीं तो शायद यही सवाल तो वरना जगदेव जी से अनिला सिंह जी का कि क्या दबाव था, इसीलिए सर मेरा रामेश्वर जी ये सवाल था कि क्या दबाव होता है क्या पुलिस महकमे पर सरकार का, कि सरकार के इशारे पर ही पुलिस से कार्रवाई करती है? आतंकवादी के लिए कोई दबाव नहीं होता है। किसी प्रदेश पकड़ा जाए वो आतंकवादी है। कि देश की सुरक्षा का सवाल है, उस प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है और आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। उसको उस नजरिए से देखने नहीं चाहिए कौन की मदद कर रहा है। और उसमें भी लोग राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री जी क्यों माहौल बना रहे थे जब गृह मंत्रालय से भी एक इनपुट आया था? माहौल नहीं बना रहे थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, हर चीज को यूपी में चुनाव टाइम थोपना चाहते हैं, वो खराब इशू था। ये बात नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं करना चाहिए और बात करिए। लेकिन एक बड़ा आतंक हो रहा, आतंकवादी आ रहे हैं, आतंकवाद के मसले को प्रदेश से जोड़ के देखना, मैं समझता हूँ इससे बिल्कुल ये गुजारिश तो हम एपीएन के मंच से जरूर करेंगे अपने सभी मेहमानों से कि ये एक गंभीर समस्या है, तो हम जवाब जरूर देंगे। एक गंभीर समस्या है और केंद्र की मोदी सरकार भी यही कह रही है कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं।
वो तो दुनिया भर में अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छे आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट होना होगा। एक बात बनर्जी साहब मैं आपके पास आऊंगा, ओंकारनाथ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बनर्जी साहब मैं आपके पास आऊंगा, आपका लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में, तमाम तरह की गतिविधियों को आपने देखा इस तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आतंकी कनेक्शन है वो अछूता नहीं रहा है, वक्त वक्त पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। आज जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी इस बात का प्रूफ नहीं मिला है, बताया जा रहा है कि जो सैफुल्लाह आतंकी जो आज जख्मी हुआ है उसके पास AK-47 है। ये कहां से उपलब्ध हो जाती हैं? 302 हो गया। देखिए AK-47 जो इलीगल AK-47 है, उनकी एंट्री भारतवर्ष में 2 जगहों से होती है मुख्यतः। एक कश्मीर से होती है, और हर साल जो आर्मी है या डिफेंस फोर्सेस हैं वो जितने भी वो असलहे इस प्रकार से बरामद करते हैं उनका शो करते हैं। एक बार लखनऊ में भी कुछ वर्षों पहले उन्होंने किया था, किस प्रकार के कितने हथियार उन्होंने बरामद किए हैं। नंबर 2, वो जो हमारा पूर्वी बॉर्डर है वहां से भी इनका इनग्रेस होता है, ये आते जाते हैं। और जो प्रतिबद्ध आतंकवादी है उसके लिए AK-47 का जुगाड़ करना, ये एक असॉल्ट राइफल है, ये वो कोशिश जरूर करता है, और जो आतंकवादी का मास्टरमाइंड होगा वो भी ये कोशिश करेगा कि उसके पास होना चाहिए। अनिला सिंह जी, जो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वो गतिविधियां होती हैं जिसके चलते इस तरह के आतंकी जो हैं अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राजधानी तक पहुंच जाता है एक शख्स, AK-47 जो बताई जा रही है, हालांकि पुष्टि हम लगातार कर रहे हैं कि अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है, लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही है कि उसके पास AK-47 है जिसने उसने गोलीबारी भी की है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती, राजधानी में एक शख्स पहुंच जाता है, अगर जैसा भी बनर्जी साहब ने कहा कि जो बॉर्डर क्रॉस करके भी AK-47 आ जाती हैं, कुछ जो उन्होंने स्रोत बताए, तो वो किस तरह से पहुंच जाती हैं एक स्टेट की राजधानी तक और कानो कान खबर तक नहीं होती? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि पुलिस का अपना एक तंत्र होता है जो कार्य करता है, और यहाँ पर मैं पुलिस महकमे को क्योंकि आतंकवाद का मसला है, मैं बिल्कुल भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहूंगी। और जिस प्रकार से वो पूरा एनकाउंटर चल रहा है, उन्होंने बहुत टाइम से और बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। और मैंने शुरुआत में भी कहा, देखिए इस प्रकार की गतिविधियां हो जाती हैं, लोग भी आ जाते हैं, हथियार भी आ जाते हैं, परंतु उनको कितनी प्रॉम्प्टनेस से उनको पकड़ा जाता है या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, वहां पर जो है पुलिस का रोल आ जाता है, जो इस पूरे कार्य के लिए बने हुए हैं। तो जैसे शुरुआत में मैं जगदीप सिंह जी से यही कह रही थी कि आप जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है प्रदेश की, उसको आप ये टेररिस्ट का अटैक, ये टेररिज्म से अलग रखिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों को एक कर रहे थे। तो यही चीज मैं उनको बताने का प्रयास कर रही थी, जिसपे वो गुस्सा हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पुलिस कर रही है अपना काम कर रही है, ATS वगैरह सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि भविष्य में जो भी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, अगर वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करेगी तो पुलिस फोर्स भी अपना कार्य दुगनी अच्छी तरीके से करेगी। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि शासन में कौन शासित है। मैं यहाँ पर मैंने आपको 2 उदाहरण दे दी, मैं 4 उदाहरण और दे देती हूँ। अच्छा देखिए, उदाहरण की बात आ रही है तो आजमगढ़ या संभल, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि ये टेररिज्म की नर्सरी बन गए हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट ने कहा, ये मीडिया ने कहा, और उनके पास अपने पुख्ता सबूत थे, उदाहरण थे, जिसकी वजह से कहा। जैसे संभल में भी जो बाटला हाउस एनकाउंटर में 12 लोग जो संदिग्ध थे, उसमें से 9 जो थे वो संभल के थे। तो ये अपने आप में बहुत सारे उदाहरण है जिनकी वजह से कहा जाता है कि टेररिज्म जो है उसके पैर जो है, या मैं कहूंगी उसकी जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से और गहरी बसी हुई हैं। उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो जगदीश सिंह यादव जी, मैं आपके पास आता हूं, काम करना पड़ेगा। ये खुफिया तंत्र का फेल्योर नहीं है क्या? अनिला सिंह जी जो बात कर रही हैं, आतंकवाद को किसी उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, उसके खिलाफ एक मजबूती के साथ लड़ाई की जरूरत है। केंद्र नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार को ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर करने की जरूरत है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। और जो मोदी जी ने पोखराया की बात कही, कानपुर देहात की बात कही, वो चुनाव चल रहा है, चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरह की बात करना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।
वहां आप कश्मीर देख लिए, पीडीपी से मिलकर जो आतंकवाद का पर्याय, पीडीपी से मिलकर सरकार बनाए हुए हैं, क्या घटनाएं होनी सारा देश रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, और जहां आप मिलकर सरकार बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की बातें करने में क्या मजा आता है। अरे चुनाव की बात के बारे में बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सही जोड़ रहे हैं। आपने जब पोखराया की बात जोड़ी, क्यों जोड़ी? उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात क्यों जोड़ी? ये मामला आतंकवाद का है, वहां का है, इसमें प्रदेश और देश के सरकारों को मिलकर काम कर देना चाहिए। ऐसी ताकतों को कोई भी मदद करे वो अभी आप ही दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि आतंकवाद के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर आप ही लोग तो सियासत करने लगते हैं। ये तो निगेटिव, हम तो इसका उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर कि इस तरह की गतिविधियां कैसे खत्म हो। ओंकार नाथ सिंह जी, देखिए अक्षय जी, जो आपने कहा खुफिया तंत्र की असफलता है, इसको आप असफलता नहीं मान सकते। अगर कोई घटना घटित हो जाती तब तो आप इसको असफलता मान सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो सबसे पहले सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, जैसे आईबी है, रॉ है, ये इनपुट देती हैं। जब ये इनपुट देती है तो एलआईयू उस पर काम करना शुरू करती है। इनपुट मिला इनको मध्य प्रदेश सरकार से, इन्होंने तुरंत उस पर काम किया और कार्रवाई भी की, सामने नतीजा आपके है। तो ये जो है, ये कह देना कि एक इतनी सी बात के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने अभी सुना, मैंने नहीं सुना था इसके पहले उन्होंने क्या बोला था। जी जी, कानपुर के इंसिडेंट का उन्होंने हवाला दिया, वो सारी चीजें जानते थे कि भाई ये सब होता है। उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी नहीं कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार से बड़ी लापरवाही हुई, कि 9 आदमी पार्टी के अंदर जो है वो एजेंट बन के रह रहे हैं आईएसआई के, और वहां पर क्या कहते हैं इस तरह की हरकतें हो रही हैं, मैंने उनको टाइट किया। इतना नहीं कह सकते थे प्रधानमंत्री, उनको कहना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था। तो इसलिए ये सब चीजें बात करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि आतंकवादी गतिविधि को कैसे रोका जाए, और उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होता है, वो कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को करने दीजिए, उसको पॉलिटिकलाइज मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ में जारी मुठभेड़ की। सैफुल्ला नाम का एक आतंकी जख्मी है। सैफुल्ला आईएसआईएस का एजेंट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर में छापेमारी के दौरान पकड़े गए एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद सैफुल्ला का सुराग मिला है। आखिर क्या उत्तर प्रदेश में आतंकियों का जाल फैलता जा रहा है? उत्तर प्रदेश क्या असुरक्षित है? हम ये सवाल उठा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एएल बनर्जी साहब, मैं आपके पास आता हूं। कल अंतिम चरण का मतदान होना है, तो इसको लेकर भी क्या इस बात की आशंका जाहिर की जा सकती है कि कोई इरादा चुनावों से पर्पस से जुड़ा हो, चुनाव में व्यवधान पैदा करने का, क्योंकि अंतिम चरण है? देखिए, आतंकवादियों का इरादा आतंक फैलाने का होता है जी। जब तक इस आदमी को हम पकड़ेंगे नहीं, या जब तक इसके पहले जिनको पकड़ा गया उनको नहीं पकड़ेंगे, इनकी पूरी जानकारी नहीं कर लेंगे, यहाँ मैं बैठ के ये कह दूं कि हाँ इनका कुछ करने का इरादा था या नहीं, इनका कुछ करने का इरादा नहीं था, वो उचित नहीं होगा। तो इसको इस पर ही छोड़ देना चाहिए। जी सर, यानी लेकिन कल की अगर बात की जाए तो कल प्रशासन को चुस्ती फुर्ती और ज्यादा दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब आशंकाओं को बल तो मिला। इस तरह की अगर कोई आतंकी मुठभेड़ होती है तो उसके बाद तो सवाल उठते ही है ना कि सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, बेहतरीन पुलिस फोर्स है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहूंगा कि मैंने जो देखा है परफॉर्मेंस हमारे पुलिस का, उसके आधार पर ऑलरेडी मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे स्टेट में रेड अलर्ट होगा इस मामले का, और खास करके जहां पर इलेक्शन हो रहे होंगे, जहां कल मतदान होगा, वहां पर भी अलर्ट होगा। चूंकि मुझे जानकारी आधिकारिक रूप में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, मगर अगर आपके चैनल वाले चाहें तो वो दलजीत सिंह चौधरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है उनसे बात कर लेंगे, वो बता देंगे कि हाँ डेफिनेटली इस मामले में क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। काशी पर तमाम राजनीतिक दलों का फोकस था, प्रधानमंत्री भी 3 दिन तक वहां पर रुके, तो उसको लेकर क्या कुछ इस तरह की आशंका जाहिर करना ठीक होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस की, हम बनर्जी साहब की बात से बहुत ही इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है। आप उसका उदाहरण ले लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर का रोड शो रहा, उसी दिन चीफ मिनिस्टर और राहुल जी का रोड शो रहा,
उसी दिन मायावती जी की मीटिंग रही, लेकिन कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटने पाई और पुलिस ने बड़े कायदे से उसको कंट्रोल किया। तो इसलिए पुलिस इन सब चीजों से अलर्ट है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। और मैं इसमें पूरी तरह से इत्मीनान मुझको है कि ये सवाल इसलिए बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ट्रेन विस्फोट होता है तो इससे तो साफ जाहिर है, अगर देखिए वो अपना काम जा रहा है, वो अपना काम करेंगे। अब जब तक कोई पकड़ा ना जाए, तार उनके जुड़े हैं, जब तक कोई पकड़ा ना जाए और ये पता न चले तब तक ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये जरूर जानकारी अब तक आ रही है, ये प्रशासन की तरफ से। लेकिन प्रशासन जब हम आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं तो प्रशासन इससे आगे की सोच के काम कर रहा होगा, क्योंकि उसका तो यही काम ही है। इसलिए वो अपनी चीजों को बहुत कायदे से कर रहा होगा, वो आगे देख रहा होगा उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये उसके लिए छोड़ दीजिए। उसको इतना प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बैठ के यहाँ पर उनकी कोई कमियां निकालें और जिससे कि वो नहीं, कमियां निकालना मकसद नहीं है। इस पर तो सराहना होनी चाहिए कि इनपुट मिलने के बाद फौरन कार्रवाई होती है, कानपुर से गिरफ्तारी होती है, फिर जो सुराग मिलता है लखनऊ में उस घर का घेराव किया जाता है, घेराबंदी की जाती है। हालांकि अभी तक इस आतंकी को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए जब फायरिंग होती है, इस्तेमाल किया गया, जब फायरिंग होती है तो पुलिस बहुत ध्यान देती है कि आसपास के लोगों का नुकसान ना हो, कोई ऐसी घटना न घटने पाए जिसमें कैजुअलिटी और हो। वो इसलिए इतना टाइम लगता है उनको कैप्चर करने में। कैप्चर तो कर ही लेंगे उनको, उसको ना करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो बाहर नहीं भाग सकते। लेकिन खतरा का ये कह सकते हैं कि टल चुका है, आगे कुछ इस तरह की आतंकी गतिविधियां नहीं ये तो जब तक उनको पकड़ के जानकारी न की जाए तब तक तो संभव नहीं है। अनिला सिंह जी, क्योंकि विस्फोट हुआ ना, और मध्य प्रदेश पुलिस ने भी स्वीकार किया कि ये आतंकी विस्फोट था जी, और उनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं जी। अभी आपने एक प्रश्न किया था ओंकार जी से कि क्या वाराणसी में कल चुनाव है और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, क्या आपने एक आशंका जताई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि जब मऊ में प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली थी तो जो हमारी यूपी पुलिस है उन्होंने वार्न किया था कि ऐसे इनपुट्स उनके पास आए हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला हो सकता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे चीज से तार जुड़े होंगे। अगर जो सैफुल्लाह खान है या जो भी हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, जिंदा पकड़े जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा यहाँ पे। तो मैं यूपी पुलिस की सराहना करूंगी कि उन्होंने इनपुट दिया था कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला हो सकता है। और तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि ये जो आतंकवादी हैं राजनीति को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। अगर वो इस प्रकार का कोई हमला कर देते तो कहीं ना कहीं ये खौफ पैदा करने का इनका प्रयास होता कि जो कि हमारे देश और प्रदेश के लिए बेहद हानिकारक होता। परंतु मुस्तैदी से कार्य कर रही है आज की तारीख में पुलिस, और मैं तो चाहूंगी कि भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्य करते रहे, सत्ताधारी सरकारों के इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि सत्ताधारी सरकार के अपने इंटरेस्ट होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स कराना चाहते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर ये एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज करना बंद कर दें तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो पिछले 16 वर्ष से काफी ये आतंकवादी के जो रूट्स यहाँ पे जम गए हैं वो उखाड़ फेंकने में हमें कामयाबी मिल जाएगी। रामेश्वर पांडे जी, कल कितना असर पड़ सकता है मतदान प्रक्रिया में, क्योंकि 40 विधानसभा सीटों पर अंतिम दौर का मतदान बाकी है। जब मतदाता अपने पोलिंग बूथों तक पहुंचेगा तो उसके जहन में इस तरह की बातें नहीं चल रही होंगी कि राजधानी में इस तरह से एक आतंकी के साथ मुठभेड़ होती है, इस तरह की घटना होती है, तो इसका असर पड़ेगा। देखिए, भारत का मतदाता बहुत ही मैच्योर है, उसने जो फैसला करना था कर लिया है। इस घटना से वैसे मैं देख रहा था बयानबाजियां जी, और मैं फिर कह रहा हूं कि कम से कम इस घटना को राजनीति से अगर जुड़ भी रहा हो तो न जोड़ा जाए, ये आम जनता पर असर पड़ता है। आपकी 2-3 बातें हैं, बहुत कम समय में मैं कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद से उतना ही असुरक्षित है जितना देश का दूसरा हिस्सा, और उतना ही सुरक्षित है जितना देश का दूसरा हिस्सा जी। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई है। आजमगढ़ में संजरपुर का है, बाटला हाउस कांड है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। आरोप लगाने का समय बीत गया है, अभी भाषण अभी नहीं देना है, मतदाताओं को वोट डालने जाना है। और इस एक घटना से जी
पहले भी अगर पोलराइजेशन होना हो तो हो गया होगा। मैं इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी तरह पोलराइज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस बार हिंसा नहीं हुई। इस प्रदेश के मतदाता और फोर्सेज की मेच्योरिटी है और पूरा चुनाव निपट गया। कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कहीं कोई कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हुआ। मानसिक तौर पर जो पोलराइजेशन है वो रहेगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं आग्रह करूंगा कि यूपी पुलिस से कि आखिरी चरण के चुनाव में अगर चुनाव प्रभावित करना होता तो पहले दूसरे चरण में होता। चूंकि आखिरी कुल 40 सीटों का चुनाव है तो इसलिए कोई ऐसी नियत नहीं होगी कि आखिरी चरण में वो कर दे। तो आतंकवादियों का अपना एजेंडा है, अपना अलग एक मॉड्यूल है। इस चुनाव से वो नहीं जुड़ता और मतदाता ने अपना निर्णय ले लिया है, कर दिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा और अगर पड़ा भी तो मानसिक तौर पर उसका कोई फिजिकल रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है। एएल बनर्जी साहब, किस तरह की मुस्तैदी की जरूरत आप देखते हैं, चाहे वो चुनाव पर्पस से हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से हो? पुलिस को किस तरह की मुस्तैदी बरतने की जरूरत है? देखिए, आतंकवादी मामले में या किसी भी मामले में एक फोर्स जो है उसको 24/7 24 घंटे 7 दिन मुस्तैद रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी। और मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, पांडे जी ने यहाँ ये बताया था कि इन घटनाओं का, आतंकवादी घटनाओं का इलेक्शन से कोई नॉर्मली संबंध नहीं होता है। भारतवर्ष में 2 बहुत बड़े आतंकवादी घटना हुए, एक पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, दूसरा बंबई में हमला हुआ था। आप दोनों को देखिए, दोनों का किसी भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर उस लिहाज से देखा जाए तो घटना तो मध्य प्रदेश में एक ट्रेन में हुई है जी, उसका इन 40 सीटों से या उत्तर प्रदेश में आखिरी जो चुनाव है उससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। उनकी उससे उत्पन्न हुई सूचना के आधार पर हमने ठाकुरगंज के इलाके में कैपिटल में इस चीज को पाया है। तो अच्छा, मुस्तैदी आप पूछ रहे थे, इसलिए हमें सदैव कंटिन्यूअसली लगातार मुस्तैद रहना पड़ेगा। हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जिससे कि हमको सूचनाएं मिलती हैं, उनको हमें जगाए रखना पड़ेगा, उनसे हमें सूचना लेती रहनी पड़ेगी। और कोऑर्डिनेशन जो है, जो बॉम्बे हमले के बाद 26/11 के बाद पूरे इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक कोऑर्डिनेशन होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बरोबर बनाए रखना पड़ेगा। उसके चलते एक दूसरे को सूचना का, यानी आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी है? क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं कि जो केंद्रीय नहीं, कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है। मीटिंग्स होती है लगातार एक दूसरे को ब्रीफ करते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक रूप से बातचीत होती रहती है। अब बताइए, कोऑर्डिनेशन की कमी होती तो क्या मध्य प्रदेश वाले हमें बताते? नहीं, अक्सर कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं, जैसा हम लगातार चर्चा करें कि पॉलिटिकल इस पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर, है ना, उस पर उपाय निकाले जाने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद कई बार ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि राज्य की जो खुफिया एजेंसियां हैं ये उनकी नाकामयाबी थी, और कई बार राज्य सरकारों की तरफ से कहा जाता है केंद्र की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। इस तरह के आरोप भी सुनने को मिलते हैं। देखिए, ये दोनों जो क्या कहते हैं, ये दोनों जो बातें हैं कि केंद्र किसी राज्य पे आरोप लगाता, राज्य किसी केंद्र पे आरोप लगाता, ये पॉलिटिकल आरोप है। इस विषय में मैं कोई भी अपना मत नहीं देना चाहता हूं, मेरा मत है ही नहीं इस विषय में। ठीक है, जगदेव सिंह यादव जी, अब किस तरह की सतर्कता की जरूरत है? साथ ही में जैसे लगातार बार इस चर्चा में हो रहा है कि सियासत इस तरह के मसलों पर कम से कम तो ना की जाए, तो किस तरह से सभी को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना तो ही है सभी को। सभी पार्टियां ये कहती हैं सबको एकजुट होना होगा, है ना, तो इस पर किस तरह से लगाम कसे? इसको लेकर क्या एक सार्थक पहल नहीं होनी चाहिए आप सभी राजनीतिक दलों की ओर से? अच्छा जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इस पे पार्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ना चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए, और ना इसमें चुनाव के दौरान कोई लाभ लेने का किसी पार्टी को प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, ये प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है। और ये आतंक जहां तक बनेंगे, ऐसा हर प्रदेशों में होते रहते हैं, इस तरह के लोग हर प्रदेशों में पकड़े जा रहे हैं। तो किसी एक प्रदेश की बात करना, जिम्मेदार ठहराना, ये राजनीतिक सोच के तहत अगर कोई करता है तो सरासर गलत है, ये कहीं भी सही नहीं। और हमारे उत्तर प्रदेश की बड़ा 22 करोड़ आबादी का प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की पुलिस मुस्तैद है और लगातार आपने देखा कि तुरंत कार्रवाई की गई, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी ऐसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहा है। और मौजूदा समय में आप देख रहे हैं, चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग के नियंत्रण में यहाँ शासन प्रशासन है, सारी कार्रवाई हो रही है। इसलिए कल के चुनाव में भी इन सब चीजों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप से समुचित कार्रवाई होना चाहिए और किसी भी दल को, किसी पार्टी को इसका राजनीति करने का जो आलोचना होनी चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। अभी हमारी कह रही थी क्या वो सत्ता पर विपक्ष की बात कर रही, इनको इनके रग-रग में भरा है बीजेपी के लोगों को। हमेशा राजनीति की बात करते हैं, देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा, चुनाव जनता सब अलर्ट है, जनता सब जानती है, जनता ने मन बना लिया है, जिसको वोट देना देंगे। लेकिन आज जो हालात हुए हैं, मैं तो सराहना करूंगा पुलिस की, जिससे मुस्तैदी से उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई की, कानपुर पकड़ा गया, यहाँ कार्रवाई हो रही है, सराहना होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह के किसी भी पक्ष को दोषी निर्दोषी नहीं करना चाहिए। और भविष्य में भी सवाल देश की स्थिति का है। और हर प्रदेश में आतंकवादी पकड़े जाते, कभी दिल्ली में है, कभी राजस्थान में है, आप देख लें, कभी मध्य प्रदेश में, कभी यूपी में। तो एक प्रदेश को जिम्मेदार क्यों कहते हैं? इसलिए जो भी ये शरारत करते हैं, और मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री तो देश का मुखिया है, उनके अंडर में सारा देश है, सारे प्रदेश हैं। उनको इस नीचे स्तर पर जो वहां पोखराया के लेकर के कानपुर की बात की, और सिर्फ इसलिए जोड़ा कि साहब कानून व्यवस्था को इससे जोड़ दें, ये वास्तव में बहुत ही अशोभनीय है। और उसके जवाब में जब मुख्यमंत्री ने कहा है तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। आप देख लीजिए, ये मोदी जी तो राजनीति का नाटक करने में आदी है, जो 90 साल की माँ को 4000 नोटों के लिए लाइन में लगा सकता है, नोटबंदी को जगदेव सिंह यादव भी कर सकते हैं इसमें। और अनिला सिंह जी और ये अमित शाह जो खुद ही एक अपराधी है, इनका प्रदेश दल अपराधी है, ये अपराध की बात यूपी में थोपा करते हैं। ये कितनी सरासर निहायत गलत बात है, जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। सर बड़ी विडंबना है, एक तरफ बार आप लोग दुहाई देते हैं कि इस तरह के मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो राजनीतिक साधक कैसे हो, इसके प्रयास भी किए जाते हैं। सर ये सभी दलों पर लागू करना चाहिए, जिसके देश जिम्मेदार है वो करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, देश हित में है। ओंकारनाथ सिंह जी हाँ, आपने हमसे कुछ कहा अच्छा है? नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा, ओंकारनाथ सिंह जी के पास मैं जाऊंगा। ओंकारनाथ सिंह जी, जो हमने इस बात का जिक्र किया कि जो अंतिम दौर का अभी मतदान होना बाकी है, क्या एक मंशा ये हो सकती है कि चुनावों को प्रभावित किया जाए? लोकतंत्र का महापर्व है, और जैसा मुखर्जी साहब ने कहा कि ये एजेंडा नहीं कहा जा सकता कि आतंकवादियों को सिर्फ आतंक फैलाना होता है। तो महापर्व के दिन लोकतंत्र के लोग बड़ी संख्या में मतदान बूथों तक पहुंचते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, तो क्या ये मंशा उसको अगर जोड़ा जाए, इस तरह की आशंका कि इस तरह का कोई मंसूबा हो सकता है? तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आतंकवादियों का जो ध्येय होता है वो देश को नुकसान पहुंचाने का होता है। किसी राज्य के चुनाव को पहुंचाने से उनका कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। तो वो देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश में बड़ी घटना करते हैं ताकि लोग इधर से उधर हो, परेशान हो, व्याकुल हो। तो इसलिए उनका एजेंडा होता है कि देश को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। और जहां तक रह गया, अगर ये नुकसान पहुंचाना होता तो जो कह रहे थे सब लोग कि भाई पहले ही पहुंचा देते, जैसा पांडे जी और बनर्जी साहब ने कहा कि पहले ही पहुंचा सकते थे, जिससे कि फर्क पड़ता, आदमी कुछ बढ़ता है, एक तरफ से इकट्ठा होता है कि भाई हम इसको डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे। और जनता यहाँ की बड़ी मैच्योर है, वो एक किसी फैसले से अपना मत नहीं बदलती है। इस तरह से बदलना हो तो बहुत सी गलतियां प्रदेश सरकार ने की, बहुत सी गलतियां केंद्र सरकार ने की। अक्षय जी, बहुत सी गलतियां केंद्र सरकार ने की, और कुछ गलतियां हो सकता है कि प्रदेश सरकार से भी हुई हो, तो उससे कोई जनता अपना मन नहीं बदलती है। वो ऑन द होल देखती है ओवरऑल कैसा इनका परफॉर्मेंस है और क्या क्या इन्होंने किया है, विकास कितना किया है, बाकी चीजें कितनी की है, उसमें वो जोड़ तलब करके। अनिला सिंह जी,
इन गलतियों का दोहराव ना हो, इसको लेकर काम करना चाहिए। और क्या काम होगा, जैसा ओंकारनाथ जी कह रहे हैं? देखिए एक्चुअली सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ कि सभी पैनलिस्ट ये बोल रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपने 3 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बैठा दिए और फिर ये बात हो रही है इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम राजनीतिक दलों से आते हैं तो हम तो अपनी पार्टी के विषय में भी बात करेंगे, देश के नहीं, हमें अपने पार्टी का व्यू तो रखना पड़ेगा। और अगर समाजवादी पार्टी अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है या जो कांग्रेस पार्टी है जिनकी अध्यक्षा ने बहुत 10-10 आंसू टपकाए थे बाटला हाउस कांड पे, तो हमें तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे कि इसका आप राजनीतिकरण कर रहे हैं तो नहीं, हम करना नहीं चाहते हैं, परंतु आप यहाँ बुलाएंगे तो हम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो काम कर रही हैं उसके ऊपर बोलना हमारे लिए हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो यहाँ पर केवल और केवल मैं ये कहना चाहती हूँ अक्षय जी कि आतंकवाद जो है ना तो उसका कोई धर्म होता है और ना ही उसकी कोई सीमा होती है। उसको अगर हमें उसको फेस करना है, उसे समाप्त करना है, तो शायद हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर और केवल देश के विषय में सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो हम ये बहस लेकर आए थे और इसीलिए कि आखिर कैसे लगाम कस सकती है, राजनीतिक दलों को ही इसमें पहल करनी पड़ेगी। बनर्जी साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी लगातार वहां पर घेरेबंदी की जा रही है ना? काफी लंबा अनुभव आपका रहा है कि किस तरह से इस सिचुएशन पर हैंडल किया जाना चाहिए। देखिए, मौके पर मेरी बात हुई थी कुछ देर पहले शो पे आने से पहले असीम अरुण से। असीम अरुण बहुत ही कॉम्पिटेंट और बेहतरीन अधिकारी हैं और अमित पाठक एसटीएफ के एसपी हैं, वो भी बहुत बेहतरीन और कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। वो और उनका दल वहां मौजूद है। उनको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुझे बताया गया था, वहां मौके पे गए थे, वैसे वो डेफिनेटली कांटेक्ट में होंगे। उसके अतिरिक्त उनको जो भी जरूरत है, वहां लाइट्स की जरूरत होगी, वहां आदमियों की जरूरत होगी, वहां घेरेबंदी की जरूरत होगी, उन्होंने सब कुछ कर रखा होगा। यहाँ पे ये उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि एक फोर्स बनाया था अलग से उत्तर प्रदेश पुलिस में से ही, स्वाट फोर्स बनाया था असीम ने और उसका बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। तो एटीएस में रह के भी उन्होंने डेफिनेटली तैयारी की होगी और ये लोग हैंडल कर लेंगे, बड़े कॉम्पिटेंटली हैंडल करेंगे, बड़े ढंग से हैंडल करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस शख्स को ये जिंदा पकड़ना चाहते हैं उनको पकड़ लेंगे। तो जो वो कर रहे हैं प्रोफेशनली उनको करने दिया जाए, उसमें इंटरफियर नहीं करना। बिल्कुल, हौसला अफजाई जरूर की जानी चाहिए। रामेश्वर पांडे जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा संक्षेप में, आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि एक भय का वातावरण तो पैदा होता ही है, इस तरह की गतिविधियां अगर सामने आती हैं तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कल मतदान भी होना है। देखिए, मैं लोगों से पहले तो लोगों को धन्यवाद दूं, यूपी को, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारी आशंकाओं को निराधार करते हुए न कम्युनल दंगे हुए, न बड़ी कोई हिंसा हुई। इसके लिए सारे राजनीतिक दल जी। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरा है जी, बड़ा खतरा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कहा है, सेना भी बता रही है, प्रदेश की भी। तो अब ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद के प्रति एक जागरूकता की जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है और कम से कम लोकल स्तर पर ये बात बार बार कही भी जाती है कि लोग अब पुलिस के फ्रेंड के तौर पर, सिक्योरिटी फोर्सेज के फ्रेंड के तौर पर सामने आए और पुलिस को भी अपना एक फ्रेंडली चेहरा जनता के बीच बिल्कुल ये भरोसा कायम करना होगा। आतंकवाद को तब जाकर न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ बल्कि अपराधों के खिलाफ भी एक मजबूत जंग लड़ी जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लैक ऑफ ये रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आतंकी के खिलाफ ये अभियान तो लगातार चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि अब वक्त आ चुका है कि आतंकवाद को लेकर एकजुटता के साथ जंग लड़नी होगी और सभी को मिलजुल कर करना होगा। सियासत इस तरह के मामलों पर नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे जवान जो इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों को ठीक ढंग से हैंडल करने का प्रयास करते हैं, उनकी हौसला अफजाई किए जाने की जरूरत है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।